नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल हिंदी बोध पर। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे ओम थानवी द्वारा लिखा हुआ पाठ अतीत में दबे पाँव। ये आपकी पाठ्य पुस्तक वितान से है जो आपके पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा ये वीडियो। अतीत में दबे पाँव जो पाठ है वो ओम थानवी की यात्रा वृत्तांत और रिपोर्ट का मिला जुला रूप है जो अब तक के ज्ञान में भारतीय भूमि ही नहीं विश्व फलक पर घटित सभ्यता की सबसे प्राचीन घटना को उतने ही सुनियोजित ढंग से पुनर्जीवित करता है जितने सुनियोजित ढंग से उसके दो महानगर मोहनजोदड़ो और हड़प्पा बसे थे। तो ये जो पाठ है ओम थानवी जी ने लिखा है और ये उनका यात्रा वृत्तांत के साथ साथ रिपोर्ट का मिला जुला रूप है। यहाँ पर दो महानगरों की बात की गई है, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा। मोहनजोदड़ो का अर्थ है मुर्दों का टीला। तो राखलदास बनर्जी ने 1922 में जो खोज की उसके आधार पर यहाँ पर जो भी साक्ष्य मिले उसके आधार पर सिंधु घाटी सभ्यता की खोज मानी गई। और हम इस पाठ में जो ओम थानवी जी ने हमें यात्रा वृत्तांत के माध्यम से जो बताया है उसको जानने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर लेखक ने टीलों, स्नानागारों, मृद भांडों, कुओं, तालाबों, मकानों व मार्गों से प्राप्त पुरातत्वों में मानव संस्कृति की उस समझदार भावात्मक घटना को बड़े इत्मीनान से खोज कर हमें दिखलाया है, जिससे हम इतिहास की सपाट वर्णनात्मकता से ग्रस्त होने की जगह इतिहास बोध से तर होते हैं। उन्होंने हमें इतिहास की बातें बताई हैं पर उनको भावनात्मक रूप से प्रकट किया है। तो हम सीखेंगे कि क्या थी सिंधु घाटी सभ्यता, जिसमें जो चीजें मिली हैं, जो साक्ष्य मिले हैं, उसके आधार पर हम जान पाएंगे। लेखक ने पाठ में बताना चाहा है कि वर्तमान समय के सेक्टर मार्ग कॉलोनियों के नीरस नियोजन की अपेक्षा मोहनजोदड़ो की नगर योजना ज्यादा रचनात्मक थी, जो आप पिक्चर में देख रहे हैं। पुरातत्व के निष्प्राण पड़े चिन्हों से एक जमाने में आबाद घरों, लोगों और उनकी सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक व आर्थिक गतिविधियों का पुख्ता अनुमान किया जा सकता है। वह सभ्यता ताकत के बल पर शासित होने की जगह आपसी समझ से अनुशासित थी। ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि मोहनजोदड़ो में कोई भी हथियार नहीं मिले हैं। तो ये पुरातत्ववेत्ता ये मानते हैं कि वो जो सभ्यता थी वो ताकत के बल पर नहीं बल्कि आपसी समझ से ही अनुशासित थी, डिसिप्लिन में थे वो लोग। तो इस पाठ में आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो उस आधार पर हम ये जो संक्षिप्त परिचय मैं आपको बता रही हूँ पाठ का, उससे हम बहुविकल्पीय प्रश्नों के उत्तर ही सीखेंगे। उस सभ्यता में भव्यता थी पर आडंबर नहीं था। उसकी खूबी उसका सौंदर्य बोध था जो राज पोषित या धर्म पोषित न होकर समाज पोषित था। अर्थात वो राज पोषित या धर्म पोषित नहीं था, क्या था? समाज पोषित। लोगों ने अपने लिए, अपने भले के लिए उन्होंने नियम बना रखे थे, समाज के लोगों ने। ये विशेषता थी उस सभ्यता की। आगे है, अतीत की ऐसी कहानियों के स्मारक चिन्हों का आधुनिक व्यवस्था के विकास अभियान की भेंट चढ़ते जाना भी लेखक को कचोटता है। अब आधुनिकता के लिए जो पुराने स्मृति चिन्ह हैं वो मिट रहे हैं, ये लेखक को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। अतीत में दबे पाँव पाठ का संक्षिप्त परिचय। अतीत में दबे पाँव पाठ में सिंधु घाटी सभ्यता के दो प्रमुख शहरों के बारे में बताया है। ये दोनों दुनिया के दो सबसे पुराने नियोजित शहर माने जाते हैं। मोहनजोदड़ो ताम्रकाल के शहरों में सबसे बड़ा है। अब देखिए, आपसे पूछा जाता है प्रश्न, मोहनजोदड़ो किस काल के शहरों में से है? तो ये इसका आंसर क्या होगा? ताम्रकाल। ये आपको याद रखना है। खुदाई के दौरान बड़ी तादाद में इमारतें, सड़कें, धातु, पत्थर की मूर्तियां आदि मिले हैं। हड़प्पा के ज्यादातर साक्ष्य रेल लाइन बिछाने के दौरान विकास की भेंट चढ़ गए। अब ये याद रखना है कि हड़प्पा जो शहर है उसके ज्यादातर साक्ष्य कब मिटे? जब रेल लाइन बिछाई गई। तो इसमें हमें दो महत्वपूर्ण प्रश्न और दो मुख्य शहर कौन कौन से हैं? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, ये याद रखना है।
मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता का केंद्र रहा होगा, यानी एक तरह की राजधानी। माना जाता है कि यह शहर 200 हेक्टर क्षेत्र में फैला था। आबादी कोई 85,000 थी, 85,000। आज से 5,000 साल पहले ये आज के महानगर की परिभाषा को लांघता होगा। अब देखिए, इम्पोर्टेंट बात है कि मोहनजोदड़ो वहाँ की कैपिटल रही होगी और ये 200 हेक्टर क्षेत्र में फैला था और इसकी जो आबादी थी वो कितनी थी? 85,000। ये आपको याद रखना है और महानगर की परिभाषा को ये लांघता होगा। सिंधु घाटी सभ्यता मैदानी सभ्यता थी, पर पूरा मोहनजोदड़ो छोटे छोटे टीलों पर बसा हुआ था। ये टीले प्राकृतिक नहीं थे, कच्ची और पक्की दोनों तरह की ईंटों से धरती की सतह को ऊंचा उठाया गया था ताकि सिंधु नदी का पानी बाहर पसर आए तो उससे बचा जा सके। अब देखिए, ये जो नगर था, ये शहर था, ये छोटे छोटे टीलों पर बसाया गया था ताकि अगर सिंधु नदी का पानी फैले तो ये बच जाए। और ये प्राकृतिक टीले नहीं थे, ईंटों से बनाए हुए टीले थे। लेखक ने हमें बताया कि मोहनजोदड़ो की गलियां और सड़कों पर हम घूम सकते हैं। यहाँ की सभ्यता और संस्कृति का सामान भले ही अजायब घरों की शोभा बढ़ा रहे हों, लेकिन ये शहर जहाँ था वहाँ भी अब भी है। इस सभ्यता की खोज 1922 ईस्वी में राखलदास बनर्जी ने की। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। खुदाई की शुरुआत सबसे ऊंचे बौद्ध स्तूप पर बड़ा बौद्ध स्तूप जो बौद्ध स्तूप है, बौद्ध चबूतरे पर बड़ा बौद्ध स्तूप से की। अब देखिए, इसको बौद्ध स्तूप को क्या कहा है? गढ़ कहा गया है। इसकी ऊंचाई कितनी थी? 25 फुट। और यह आपको याद रखना है। चबूतरे पर 26 सदी पहले बनी ईंटों से बना था। इस खोज ने भारत को मिस्र और मेसोपोटामिया की प्राचीन सभ्यता के समक्ष लाकर खड़ा कर दिया। लेखक ने बताया है कि इस स्तूप पर वो सर्पिल पगडंडी पार कर पहुंचे। इस नागर भारत का सबसे पुराना लैंडस्केप कहा जाता है। स्तूप वाला चबूतरा मोहनजोदड़ो के सबसे खास हिस्से के एक सिरे पर स्थित है। इस हिस्से को पुरातत्व के विद्वान गढ़ कहते हैं। गढ़ के पीछे 5 किलोमीटर दूर सिंधु नदी बहती है। अब देखिए, स्तूप वाला जो चबूतरा है मोहनजोदड़ो के सबसे खास हिस्से पर एक सिरे पर स्थित है और इसे क्या कहा गया है? गढ़ कहा गया है। ये आपको याद रखना है। नगर नियोजन के लिए मोहनजोदड़ो एक अनूठी मिसाल है। यहाँ की कमोबेश सारी सड़कें सीधी या फिर आड़ी। आज वास्तुकार इसे ग्रिड प्लान कहते हैं। इंपॉर्टेंट बात है, आपको याद रखनी है। आज की सेक्टर मार्का कॉलोनियों में आड़ा सीधा नियोजन बहुत मिलता है। ब्रासीलिया या चंडीगढ़ या इस्लामाबाद ग्रिड शैली के शहर हैं। मोहनजोदड़ो की मुख्य सड़क 33 फीट चौड़ी थी। ये आपको याद रखना है, ग्रिड प्लान। और वर्तमान समय के कौन कौन से शहर उस मिलते हैं। दूसरा, सड़क की चौड़ाई कितने फीट की थी। लेखक ने महाकुंड के बारे में बताया है और कहा है कि इस कुंड की गली का नाम देवमार्ग था। माना जाता है कि उस सभ्यता में सामूहिक स्नान किसी अनुष्ठान का अंग होता था। कुंड करीब 40 फुट लंबा और 25 फुट चौड़ा था। गहराई 7 फुट थी। इसके तीनों तरफ साधुओं के कक्ष बने हुए थे। कुंड की खास बात थी कि यहाँ पक्की ईंटों का जमाव था। पक्की और आकार में समरूप धूसर ईंटें तो सिंधु घाटी सभ्यता की विशिष्ट पहचान मानी जाती है। महाकुंड और इसकी गली का नाम था देवमार्ग। और यहाँ पर बताया गया है कि जो आकार में समरूप एक जैसी और धूसर ईंटें इस सभ्यता की विशिष्ट पहचान मानी गई हैं। ये सब बातें आपको याद रखनी है। लेखक ने बताया है कि सिंधु घाटी के दौर में व्यापार ही नहीं, खेती भी उन्नत थी। विद्वान मानते हैं कि वह मूलतः खेतीहर और पशुपालन सभ्यता ही थी। लोहा शुरू में नहीं था, पर पत्थर और तांबे की बहुतायत थी। अब पत्थर और तांबा वहाँ खूब मिलता था, ये याद रखना है। इतिहासकार इरफान हबीब के मुताबिक यहाँ के लोग रबी की फसल भी बोते थे। कपास, गेहूं, जौ, सरसों और चने की उपज के पुख्ता सबूत खुदाई में मिले हैं। आपको ऐसे भी पूछा जा सकता है कि कौन कौन से अनाज मिले या इनमें से कौन सा अनाज नहीं मिला, तो आपको याद रखना है कपास, गेहूं, जौ, सरसों और चने के सबूत वहां पर मिले हैं। विद्वान मानते हैं कि जवार, बाजरा और रागी की उपज भी होती थी। यहाँ पर सूती कपड़ा मिला है। यह दुनिया में सूत के 2 सबसे
पुराने नमूनों में से एक है। ये दुनिया है जो यहाँ प्रिंटिंग मिस्टेक है। पुरातत्व के जानकार कहते हैं कि धार्मिक अनुष्ठानों में ज्ञानशालाएं सटी हुई होती थी। उस नजरिए से इसे कॉलेज ऑफ प्रीस्ट्स माना जा सकता है। लेखक कहते हैं कि गढ़ को लांघकर वो जब बस्तियों की तरफ गए, अब गढ़ और उसके बाद जो सामान्य लोग रहते हैं वो क्या थी, बस्तियां। तो वहां पर क्या देखा इन्होंने, ये गढ़ के मुकाबले छोटे टीलों पर बनी है, इसीलिए इन्हें नीचा नगर भी कहकर पुकारा जाता था। प्रश्न पूछा जा सकता है कि नीचा नगर किसे कहते थे, तो बस्तियों को कहते थे। पूरब की बस्ती रईसों की बस्ती है, हालांकि आज के युग में पूरब की बस्ती गरीबों की बस्ती मानी जाती है। मोहनजोदड़ो इससे उल्टा था। मोहनजोदड़ो के सभी खंडहरों को खुदाई कराने वाले पुरातत्ववेताओं का संक्षिप्त नाम दे दिया गया, जैसे डीके हल्का, दीक्षित, काशीनाथ की खुदाई। उनके नाम पर यहाँ 2 हल्के हैं। डीके क्षेत्र दोनों बस्तियों में सबसे महत्वपूर्ण है। शहर की मुख्य सड़क यहीं पर है। इस सड़क के दोनों ओर घर हैं, लेकिन सड़क की ओर सारे घरों की सिर्फ पीठ दिखाई देती है, यानी कोई घर सड़क पर नहीं खुलता। वर्तमान में चंडीगढ़ शहर की बनावट शैली भी ऐसी ही है जो 50 साल पहले कॉर्बुजिए ने इस्तेमाल की। डीके BC के बारे में बताते हुए लेखक ने कहा है कि यहाँ पर दाढ़ी वाले याजक नरेश की मूर्ति इस तरफ से एक घर से मिली और DKG की मुख्य सड़क पर दक्षिण की ओर HR हल्का है। सड़क उसे 2 भागों में बांट देती। ये हल्का हेरल्ड हरग्रीव्स के नाम पर है, जिन्होंने 1924 और 25 में राखलदास बनर्जी के बाद खुदाई करवाई थी। प्रसिद्ध नर्तकी शिल्प भी यहीं एक छोटे घर की खुदाई में निकला था। इसके बारे में मार्टिमर व्हीलर ने कहा था कि संसार में इसके जोड़े की दूसरी चीज शायद ही होगी। यह मूर्ति अब दिल्ली संग्रहालय में है। तो यहाँ पर नर्तकी के लिए ऐसा कहा गया है। पश्चिम में गढ़ी के ठीक पीछे माधव स्वरूप वत्स के नाम पर BS हिस्सा है। यहाँ पर रंगरेज कारखाना भी लोग चाव से देखते हैं। मोहनजोदड़ो में कुओं को छोड़कर सब कुछ चौकोर या आयताकार। लेखक ने बताया है कि छोटे घरों में छोटे कमरे, समझ आता है कि शहर की आबादी काफी रही होगी। पुरातत्वी शिरीन रत्नाकर का मानना है कि सिंधुवासी कुओं से सिंचाई कर लेते थे। अब ये भी याद रखना है कि वो सिंचाई किससे करते थे, कुओं से, क्योंकि नहर के वहां पर कोई प्रमाण नहीं मिले हैं। जॉन मॉर्सल ने मोहनजोदड़ो पर 3 खंडों का एक विशद प्रबंध छपवाया था। ये भी याद रखना है कि जॉन मार्शल ने मोहनजोदड़ो पर कितने खंडों का प्रबंध छपवाया, तो 3 खंडों का। उसमें खुदाई में मिली ठोस पहियों वाली मिट्टी की गाड़ी के चित्र के साथ सिंध में पिछली सदी में बरती जा रही उसी तरह की बैलगाड़ी का चित्र भी प्रकाशित है। लेखक ने मोहनजोदड़ो के अजायब घर के बारे में बताते हुए कहा है कि अजायब घर छोटा ही है, जैसे किसी कस्बाई स्कूल की इमारत हो। अकेले मोहनजोदड़ो की खुदाई में निकली पंजीकृत चीजों की संख्या 50,000 के आसपास है। वहां पर जो वस्तुएं लेखक ने देखी उनके बारे में बताते हुए कहा है कि तांबे और कांसे के बर्तन, मोहरें, वाद्य, चाक पर बने विशाल मृदभांड, उन पर काले भूरे चित्र, चौपट की गोटियां, दिए, मापतोल के पत्थर, ये सब वहां पर मिले हैं। इस सभ्यता में दूसरी जगहों पर राजतंत्र या तंत्र की ताकत का प्रदर्शन करने वाले महल, उपासना स्थल, मूर्तियां और पिरामिड आदि मिलते हैं। हड़प्पा संस्कृति में न भव्य राजप्रसाद मिले न मंदिर। लेखक ने इसे लो प्रोफाइल सभ्यता यानी लघुता में भी महत्ता अनुभव करने वाली संस्कृति कहा है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है कि कैसी सभ्यता लेखक ने माना है, तो लघुता में भी महत्ता अनुभव कराने वाली संस्कृति कहा है। सिंधु घाटी के लोगों में कला या सुरुचि का महत्व ज्यादा था। वास्तुकला या नगर नियोजन ही नहीं, धातु और पत्थर की मूर्तियां, मृदभांड, उन पर चित्रित मनुष्य, वनस्पतियां और पशु पक्षियों की छवियां, सुनियमित मोहरें, उन पर बारीकी से उत्कीर्ण आकृतियां, खिलौने, केश विन्यास, आभूषण और सबसे ऊपर सुघड़ अक्षरों का लिपि रूप सिंधु सभ्यता की खूबी उसका सौंदर्य बोध है, जो राजपोषित या धर्म पोषित न होकर समाज पोषित था। शायद इसीलिए आकार की भव्यता की जगह उसमें कला की भव्यता दिखाई देती है। अजायब घर में रखी चीजों में कुछ सुइयां भी हैं, और ये सुई किसकी मिली है, तांबे और कांसे की।
काशीनाथ दीक्षित को सोने की 3 सुइयां मिली हैं, जिसमें एक 2 इंच लंबी है। समझा गया है कि ये बारीक काशिदकारी में काम आती होगी। खुदाई में सुइयों के अलावा हाथी दांत और तांबे के सुए भी मिले हैं। मोहनजोदड़ो में अब खुदाई बंद कर दी गई है। सिंधु के पानी के रिसाव के कारण दलदल की समस्या वहां पर हो गई है। मौजूदा खंडहरों को बचाए रखना भी अब एक बड़ी चुनौती है। तो ये था हमारा वीडियो। अगर आपको पसंद आया है लाइक ज़रूर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू।